हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स किस प्रकार की हैं, किस प्रकार से वो फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, किस प्रकार से उसकी फोल्डिंग हो रही है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोटीन की फोल्डिंग किस प्रकार से होती है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या है, और प्रोटीन फोल्डिंग में अलग प्रकार की प्रोटीन्स का रोल था जिसमें हमने कहा चेपेरोन और चेपेरोनिन्स वगैरह, इन सब का रोल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि कोई भी प्रोटीन है, हमारी जो मोस्टली प्रोटीन है वो अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल फॉर्म में आ रही है, यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर में वो प्रोटीन है काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कोई एंजाइम की तरह, हार्मोन की तरह अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स है वो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो टर्सरी स्ट्रक्चर से आगे क्वार्डनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी टर्सरी स्ट्रक्चर से आगे क्या बनाएंगे, क्वार्डनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसको अपन बोलते हैं कि क्वार्डनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वार्डनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखिए मोस्टली हमारी फिजियोलॉजी की प्रोटीन्स हैं, जो मोस्टली आपको प्रोटीन्स के एग्जांपल मिलेंगे वो टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल फॉर्म में हो जाती हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल आपको ऐसे मिलेंगे जो क्या बनेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर से आगे क्वार्डनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए क्वार्डनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे हमने एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में इस प्रकार का सिंपल पेप्टाइड था और इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड था, एक सीधी चेन है और उसके अंदर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड था। और जब आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की थी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने कहा कि हेलिकल या सीट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इसको नाम दे दिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर हमने इस प्रोटीन को फोल्ड कर दिया था, एक स्पेसिफिक प्रकार की शेप दे दी थी और ये शेप बन करके 3D स्ट्रक्चर बन गई। और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था वो था हाइड्रोफोबिक फोर्स का, जो इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की फोल्डिंग अकेले हाइड्रोफोबिक फोर्स से होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका रोल होता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना सकती हैं। यहाँ पर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो दिखाई दे सकता है। ये प्रोटीन की फंक्शनल फॉर्म थी। अब देखिए क्या होगा कि कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जिसके अंदर एक पेप्टाइड चेन, तो मान लो ये बन गई, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, इसके साथ में दूसरा पेप्टाइड ये आ गया, ये फोल्ड होकर के आ गया, एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस, एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। इस प्रकार से कई पेप्टाइड है, यानी कि मल्टीपल पेप्टाइड, यानी कि क्या होगा, एक से ज्यादा पेप्टाइड जो हैं, जैसे मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, इस प्रकार से एक पेप्टाइड से स्ट्रक्चर बनती चली जा रही है, उसको अपन ने कहा कि ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। और एक से ज्यादा पेप्टाइड हो गया, इसको अपन बोलेंगे क्वार्डनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि क्वार्डनरी स्ट्रक्चर एक्चुअल में होती क्या है कि एक से ज्यादा पेप्टाइड की चेन आपस में जुड़ करके, किसी भी बॉन्ड से जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बना रही है, उसी को अपन क्या नाम देंगे, क्वार्डनरी स्ट्रक्चर। तो ये बात आपको ध्यान रखें कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर तक बात करते हैं वो सिर्फ एक ही पेप्टाइड की बात करते हैं, वो अलग अलग शेप में आता चला जाता है। एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन है और एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन है, वही चेन में क्या होगा, चेंज आता चला जाएगा, वो टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो मिलकर के क्या बनाती हैं, क्वार्डनरी स्ट्रक्चर। तो यहां पर ये जो है वो कौन सी है, आपकी क्वार्डनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो क्वार्डनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये स्टेबलाइज होगी, या तो कोई इंटरेक्शन हो सकता है, आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, वंडरवॉल इंटरेक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको इसके अंदर दिखाई दे सकता है। इस प्रकार से ये जो प्रोटीन है वो क्वार्डनरी स्ट्रक्चर में वीक इंटरेक्शन से भी जुड़ जाएगी और कोवलेंट इंटरेक्शन से भी जुड़ जाएगी। यहां पर हम देखेंगे कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो तो है कोवलेंट बॉन्ड, और बाकी इंटरेक्शंस जो होते हैं इसमें वीक इंटरेक्शंस होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड की हमने बात करेंगे, जैसे कि मान लो ये आपका इस प्रकार का एक चेन बन गई, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई,
और इसके सामने एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन आ गई। जैसे मान लो यहाँ पर भी सिस्टीन एमिनो एसिड है और इसके सामने यहाँ पर भी सिस्टीन एमिनो एसिड है। सिस्टीन एमिनो एसिड के सामने सिस्टीन एमिनो एसिड आ गया तो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, या डाइसल्फाइड बॉन्ड टर्सरी स्ट्रक्चर में भी बन सकता है। जैसे मान लो ये एक ही चेन है, यहाँ ये एक ही चेन है, यहाँ पर मान लो सिस्टीन आ गया और यहाँ पर मान लो सिस्टीन आ गया, इसका मतलब दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेंगे। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है वो चाहे टर्सरी स्ट्रक्चर में बने चाहे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में बने, किसी भी प्रकार से दो सिस्टीन एमिनो एसिड आमने सामने आ गए तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन है, उसे ही अपन क्या नाम दे रहे हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल और उसके कुछ बेनिफिट्स की अपन बात करेंगे। जब अपन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो यहां पर मल्टीपल सब यूनिट है। पहली बात तो यहां क्या है, मल्टीपल सब यूनिट। और मल्टीपल सब यूनिट होने का क्या फायदा हुआ, जैसे कि मान लो ये एंजाइम बना रहा है, एंजाइम बना रहा है तो जो जनरली एंजाइम जो होता है जो टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है उसके ऊपर कैटालाइटिक साइट होती है। कैटालाइटिक साइट का मतलब एंजाइम की एक साइट है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, उस साइट को अपन क्या नाम दे रहे हैं, कैटालाइटिक साइट। तो ये कैटालाइटिक साइट होती है। लेकिन जब मान लो कोई क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वाला एंजाइम है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वाला एंजाइम है, उसमें कैटालाइटिक साइट के साथ साथ रेगुलेटरी साइट भी होती है। कैटालाइटिक सब यूनिट के साथ साथ कौन सी साइट होगी, रेगुलेटरी साइट या रेगुलेटरी सब यूनिट होती है। अब रेगुलेटरी सब यूनिट का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि मान लो कोई एंजाइम है वो कंटिन्यूअसली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है, और आपको जरूरत नहीं है तो इसका मतलब आप उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सको, एंजाइम की स्पीड को कम या ज्यादा कर सको। तो ये कैटालाइटिक साइट वाले एंजाइम यानी सिंगल सब यूनिट वाले एंजाइम के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। सबस्ट्रेट अगर उसके साथ में बाइंड हो रहा है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब रेगुलेटरी सब यूनिट वाले एंजाइम्स की बात करोगे जिसमें कैटालाइटिक सब यूनिट होती है, रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, उसको आप रेगुलेट कर सकते हो। रेगुलेट करने का मतलब आप चाहो तो रिएक्शन में उसकी रेट बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो उसकी रिएक्शन में रेट को कम कर सकते हो। इसका मतलब ये रेगुलेटरी साइट होती है। इसलिए किसी भी रिएक्शन की जब बात करेंगे, जैसे 10 स्टेप की एक रिएक्शन है और उसमें 10 एंजाइम काम कर रहे हैं, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मान लो 10 एंजाइम हैं और 10 एंजाइम में इसके अंदर एक दो रेगुलेटरी एंजाइम्स को रखा जाता है, जैसे हेक्सोकाइनेज एक रेगुलेटरी एंजाइम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक रेगुलेटरी एंजाइम है, यानी एलोस्टेरिक एंजाइम है, मल्टीपल सब यूनिट का बना एंजाइम होता है। तो ये क्या काम करते हैं, रिएक्शन को क्या करेंगे, कम या ज्यादा। यानी कि अगर आपको जरूरत ज्यादा पड़ रही है तो उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाओ, और जरूरत कम पड़ रही है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम करो। ये चीजें आप कहां से कर सकते हो, रेगुलेटरी सब यूनिट वाले एंजाइम से, यानी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाले एंजाइम से आप ये चीजें कर सकते हो। इसीलिए अपनी इसको बोलते हैं कि ये रिएक्शन की रेट को अचानक से बढ़ाएंगे, और इसे अपन बोलेंगे कोऑपरेटिविटी का करेक्टर, यानी ये क्या करते हैं, कोऑपरेटिव एंजाइम्स होते हैं। तो इस प्रकार से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एक फायदा है, ये किसी भी रिएक्शन में जब एंजाइम्स काम करेंगे तो इस रिएक्शन में इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो अपन एंजाइम पढ़ेंगे तो एलोस्टेरिक एंजाइम को अलग से पढ़ेंगे, वहां हम इस बात को दोबारा पढ़ेंगे। फिलहाल अपन पढ़ लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपका सबसे फेमस एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। आप जानते हो कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मोस्ट ऑक्सीजन कैरिंग एंजाइम है या प्रोटीन है। तो जब आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करोगे, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इसका मतलब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई, और एक से ज्यादा हो गई इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया। और जब आप हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो इस प्रकार से इसके अंदर होंगी, तो हम बोलते हैं कि 2 तो अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई, और इनके साथ में बाइंड होता है ऑक्सीजन। अब देखिए कोऑपरेटिविटी का क्या मतलब होता है। कोऑपरेटिविटी का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन इसके ऊपर बाइंड हो रही है, और ऑक्सीजन एक सब यूनिट के ऊपर बाइंड होते ही बाकी 3 सब यूनिट में वो कन्फर्मेशनल चेंज लाती है। कन्फर्मेशनल चेंज यानी इस प्रकार का चेंज लाती है कि बाकी 3 सब यूनिट है वो बहुत फास्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं, और बहुत फास्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगी। इसी करेक्टर को अपन क्या नाम देंगे, कोऑपरेटिविटी का करेक्टर। तो जो कोऑपरेटिविटी का करेक्टर है वो मल्टीपल सब यूनिट वाले एंजाइम्स में देखने को मिलेगा। इसका मतलब
ये एक हीमोग्लोबिन की बात कर ली। उसके बाद में आप बात करो तो अर्थ का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, उसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम मोस्ट अबंडेंट क्यों है? क्योंकि अर्थ पर सबसे ज्यादा क्या है? पौधे, और सबसे ज्यादा पौधे हैं इसका मतलब सबसे ज्यादा हरी पत्तियां हैं, और सबसे ज्यादा हरी पत्तियां हैं इसका मतलब सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है, और सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो मोस्ट फोटोसिंथेटिक एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? रुबिस्को। इसलिए अर्थ का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो हो गया वो कौन सा हो गया? रुबिस्को एंजाइम हो गया। रुबिस्को की जब आप बात करोगे तो ये 16 पॉलीपेप्टाइड की चेन का बना होता है। रुबिस्को कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन का बना होता है? 16 पॉलीपेप्टाइड की चेन का बना होता है, और 16 पॉलीपेप्टाइड की चेन का बना होता है इसका मतलब ये भी किसका एग्जांपल हो गया? क्वार्डनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल। एक एग्जांपल और जानते हो आप, बहुत अच्छी तरह से उन चीजों से वाकिफ हो, एंटीबॉडी की बात अपन करते हैं। एंटीबॉडी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप इस प्रकार से पढ़ोगे कि ये एक एंटीबॉडी की सिंपल सी स्ट्रक्चर है। ये एंटीबॉडी की सिंपल सी स्ट्रक्चर है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि 2 तो होती हैं लाइट चेन और 2 होती हैं हैवी चेन। इसका मतलब टोटल कितनी प्रोटीन की चेन हो गई? पहली बात तो एंटीबॉडी प्रोटीन से बनी हुई होती है, उसमें ये 2 बड़ी वाली हैं, ये 2 लाइट चेन है, और ये छोटी वाली चेन है वो लाइट चेन है, और बड़ी वाली चेन है वो हैवी चेन है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई। इसका मतलब एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात करो, कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई? 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई। और ये जो चेन आपस में जुड़ी होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। इसका मतलब इनके सामने कौन सा एमिनो एसिड आता होगा? सिस्टीन एमिनो एसिड। ये जो चेन जुड़ी होती हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती हैं। इस प्रकार से आपको इसके अंदर कौन सा बॉन्ड मिलेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? क्वार्डनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया। 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन इसके अंदर है। इसके अलावा नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। इसके अलावा आपका जानते हो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मल्टीपल सब यूनिट्स का बना होता है। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, जो क्वार्डनरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्वार्डनरी स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि मल्टीपल सब यूनिट वाली पॉलीपेप्टाइड की चेन है, आपस में जुड़ेंगी और वो क्वार्डनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी। जब तक आपका कोई एंजाइम, कोई प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इसका मतलब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टर्सरी स्ट्रक्चर तक जा सकता है। लेकिन पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगी तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बना लेंगे? क्वार्डनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं और क्वार्डनरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ा है, या क्वार्डनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ा है। बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर है क्वार्डनरी स्ट्रक्चर की। आप इसके कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखो। बाकी हम हीमोग्लोबिन के बारे में आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा काम होता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।